प्रीवियस लेसन में स्ट्रेन एंड स्ट्रेस को डिफाइन किया था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डिफाइन किए थे, जिनको हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। आज के लेसन में मैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस के बारे में बात करूंगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस के बारे में बात करूंगा। आप इनको क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि कब यूनिफॉर्म स्ट्रेस होगी और कब नॉन यूनिफॉर्म होगी। नॉन यूनिफॉर्म वाले केसेस जो है ना, आगे जाके थोड़े से टफ हो जाते हैं। इस वजह से पहले तो आपको उनको पहचानना आना चाहिए कि कब नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस है और कब यूनिफॉर्म स्ट्रेस है। हमेशा स्ट्रेस फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया के बराबर नहीं होती। तो जैसे नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस का सबसे पहला केस यहाँ पे दे रखा है, दिस इज द फर्स्ट केस। यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस पे एक रॉड रखी हुई है जिसका मास m है, जिसकी लेंथ l के बराबर दे रखी है। इसके एक ही एंड पे फोर्स लगाया है, दूसरे एंड को फिक्स नहीं कर रखा है, ठीक है। एक ही एंड पे जब फोर्स लगाओगे तो इस फोर्स F0 की वजह से इस रॉड का एक एक्सेलरेशन आ जाएगा A0। तो रॉड का एक्सेलरेशन A0 इज इक्वल टू F0 डिवाइडेड बाई m। सबको ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इसमें स्ट्रेस जो आएगा ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग आएगा किसी भी क्रॉस सेक्शन में। पहली बात, स्ट्रेस किसी ना किसी क्रॉस सेक्शन पे लिखा जाता है। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन लोगे ना, जैसे ये वाला क्रॉस सेक्शन लिया, तो यहाँ पे स्ट्रेस डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। क्यों होगा डिफरेंट? एरिया तो हर जगह सेम है। देखो, स्ट्रेस में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक तो रिफॉर्मिंग फोर्स जो यहाँ पे हम टेंशन बोलते हैं जिसको, और दूसरा एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो रॉड तो यूनिफॉर्म दे रखी है, यूनिफॉर्म एरिया की दे रखी है, तो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन तो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो रिफॉर्मिंग फोर्स आएगा ना, जो टेंशन डेवलप होगा इस रॉड के अंदर, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। टेंशन के डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगा इस रॉड में, वो डिफरेंट आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस एंड से, पीछे वाले एंड से x डिस्टेंस आगे जाके मैं क्रॉस सेक्शन मान लेता हूँ और मैं उस जगह पर स्ट्रेस कैलकुलेट करता हूँ। तो x डिस्टेंस आगे जाके पहले टेंशन पता करनी पड़ेगी मेरे को। टेंशन अगर पता लग गई ना मेरे को यहाँ पे, तो टेंशन डिवाइडेड बाई एरिया जो होगा वो स्ट्रेस के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं x आगे गया, तो यहाँ पे जो पीछे वाला जो मास होगा उसको मैंने mx बोल दिया है, x लेंथ का जो मास होगा उसको mx बोल दिया। अच्छा, मास तो ये भी मूव कर रहा होगा, इसका भी एक्सेलरेशन कितना होगा? a0। जितना रॉड का एक्सेलरेशन है उतना ही इस mx का भी एक्सेलरेशन होगा a0 के बराबर। इस mx मास पे एक टेंशन लग रहा होगा, जो x डिस्टेंस पे जो टेंशन लग रहा होगा ना, उसको tx बोल रहा हूँ। तो mx मास पे एक टेंशन लग रहा होगा जिसको tx बोला है मैंने, और ये जो tx होगा वो x डिस्टेंस, इस एंड से x डिस्टेंस इधर जाके जो एक क्रॉस सेक्शन होगा उस जगह पे टेंशन की वैल्यू है tx। तो ये जो tx जो है पीछे वाले mx मास को a0 एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। a0 के बराबर mx को एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये वाला tx। तो tx की वैल्यू आ जाएगी mx इंटू a0। तो tx ये लिखा हुआ है मेरे पास mx इंटू a0 के बराबर। mx, x लेंथ का मास कितना होगा? देखो, l लेंथ का मास है m, तो पर यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m अपॉन l। x लेंथ का कितना हो जाएगा? m अपॉन l इंटू x के बराबर। तो इसका मास मेरे को पता है m अपॉन l इंटू x। मुझे इसका एक्सेलरेशन पता है a0 f0 बाई m के बराबर था। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है tx क्या कर रहा है? mx मास को a0 एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो tx जो है mx इंटू a0 के बराबर है। mx हमें पता है m डिवाइडेड बाई l इंटू एक्स के बराबर है। a0 f0 बाई m के बराबर है, m से m कैंसिल आउट, f0 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई l के बराबर यहाँ पे टेंशन आ जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू f0 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई l आएगी। x किधर से मेजर किया मैंने? x पीछे से मेजर किया है। तो पीछे से x डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर जीरो डिस्टेंस, x की वैल्यू जब जीरो होगी तो यहाँ टेंशन क्या हो? जीरो। टेंशन जीरो आएगा क्योंकि उसको पीछे किसी को खींचना ही नहीं है, तो यहाँ टेंशन ही नहीं होगा इस जगह। x की वैल्यू जब हम l कर देंगे, x की वैल्यू l रखोगे तो l से l कैंसिल आउट हो जाएगा। इस जगह टेंशन क्या आएगा? f0 के बराबर। तो यहाँ पर लगा ही हुआ है f0 फोर्स। बीचों बीच में कितना आ जाएगा फोर्स? आधा आ जाएगा। x की वैल्यू l/2 रखोगे तो यहाँ पे बीचों बीच में आधा फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पर टेंशन जो है ना, पीछे जाने पे कम होती जा रही होगी, कम होती जाएगी, और सबसे कम आ जाएगी इस वाले एंड पे। तो यहाँ पे टेंशन जो है वेरिएबल आएगा, और टेंशन कितना आ गया? f0 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई l के बराबर आ गया। तो हमें पता है कि स्ट्रेस जो होती है, स्ट्रेस किसी भी x डिस्टेंस पे जो स्ट्रेस आएगी वो वहाँ का टेंशन डिवाइडेड बाई वहाँ का एरिया आएगी। तो टेंशन एट एनी x डिवाइडेड बाई एरिया के बराबर क्या आ जाएगा? स्ट्रेस आ जाएगा। तो टेंशन की वैल्यू तो f0 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई l है, डिवाइडेड बाई एरिया कर दीजिए। तो f0 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एरिया इंटू l के बराबर हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगी। और ये स्ट्रेस कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी। x इधर से पीछे से x माना है मैंने, तो पीछे से x बढ़ने पर स्ट्रेस आगे वाले सेक्शन से बढ़ती जा रही होगी।
तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पे आएगी और सबसे कम इस जगह आएगी, ठीक है। इस तरीके से हम स्ट्रेस को लिख सकते हैं। तो ये नॉन यूनिफॉर्म आई है। अब इसके बाद और भी कुछ केसेस होते हैं। एक तो हो गया जिसमें टेंशन वेरिएबल आए, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म था लेकिन टेंशन वेरिएबल थी। अब यहाँ पे जो दूसरा केस जो मैंने लिया है ना, इसमें टेंशन हर जगह सेम आएगी लेकिन नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ये वाला क्रॉस सेक्शन जो है अलग दे रखा है, ये वाला क्रॉस सेक्शन अलग दे रखा है। तो इसका क्रॉस सेक्शन जो है एक्स के साथ वेरी कर रहा होगा। एक्स मैंने इधर से मेजर किया है। अच्छा, एक फोर्स इधर लगा रखा है और एक फोर्स इधर लगा रखा है। तो यहाँ से जब मैं एक्स पीछे जाऊँगा ना, तो यहाँ पे एरिया जो आएगा उसको मैं ए एक्स बोल रहा हूँ, एरिया एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस एंड। तो यहाँ पे मैं एरिया को ऐसे ए एक्स बोल रहा हूँ, मतलब ये वेरिएबल आएगा। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक्स के साथ ये एरिया क्या आएगा, वेरिएबल आएगा। आप इसको कट कर लीजिए, यहाँ से कट करोगे तो हमें पता है ना तो ये टुकड़ा भाग के जा रहा है इधर, ना ही ये टुकड़ा भाग के जा रहा है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे इस रीजन में। और दोनों कितना कितना फोर्स लगा रहे होंगे, इस टुकड़े को ये पीछे वाला टुकड़ा एफ फोर्स लगा के होल्ड कर रहा होगा, नहीं तो ये एफ फोर्स इसको ले जाएगा इधर। तो आप इनके दोनों के ना अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए दोनों के। इस पे एफ फोर्स लग रहा है, इस पे एफ फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों के बीच में भी एफ फोर्स लग रहा होगा। तो कहीं भी इमेजिनरी, मैंने तो ये एक्स डिस्टेंस पे जाके कट किया था, वहां पे फोर्स कितना आ रहा है, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट पे एफ के बराबर फोर्स लगा रहा है। ऐसे में अगर यहाँ पे कट करूंगा, यहाँ पे कट करने पे भी क्या आएगा, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट पे एफ के बराबर फोर्स लगा रहा होगा। हर जगह पे जो फोर्स बाई 1/2 ऑन द अदर पार्ट विल बी ऑलवेज सेम एंड इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे देखो टेंशन तो हर जगह पे कितनी आ रही होगी भाई, एफ के बराबर डेवलप हो रही होगी। तो टेंशन तो सेम है, चलो टेंशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एरिया डिफरेंट होने की वजह से क्या आएगा, यहाँ पे स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म आएगा। तो टी इज सेम एट ऑल क्रॉस सेक्शंस, हर एक क्रॉस सेक्शन पे टी की वैल्यू सेम दे रखी है, लेकिन जो सिग्मा आएगा, जो स्ट्रेस आएगा, वो टी एट एनी एक्स डिवाइडेड बाई एरिया एट दैट एक्स के बराबर आएगा। तो टी एट एनी एक्स एफ के बराबर है, एरिया एट एनी एक्स ए एक्स मैंने दे रखा है। इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज नॉट यूनिफॉर्म, स्ट्रेस विल बी नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस नॉन यूनिफॉर्म आ जाएगी पूरे क्रॉस सेक्शन में। तो ऐसे केसेस को आप इस तरीके से कर सकते हो। तो नॉन यूनिफॉर्म के दो केस कर लिए, जिसमें एरिया यूनिफॉर्म था लेकिन टेंशन वेरिएबल था, और दूसरे में एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, टेंशन यूनिफॉर्म है। और देखो एक और परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज़ का, जिसमें जो है टेंशन जो है वेरिएबल आता है। तो अगर एक रॉड को हैंग कर रखा है आपने, वर्टिकली हैंग कर रखा है, आगे देख लेता हूँ। ओके, रॉड को आपने वर्टिकली हैंग कर रखा है जिसका मास m है, लेंथ इसकी l दे रखी है। तो इसके खुद के वेट की वजह से इसमें एक स्ट्रेस आएगा, और वो स्ट्रेस जो है ना वेरिएबल आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से अगर नीचे वाले एंड से आप x ऊपर जाके अगर इसको कट करते हो, तो ऊपर वाला टुकड़ा नीचे वाले के वेट को बैलेंस कर रहा होगा। जितना ज़्यादा ऊपर जाओगे नीचे वाले का वेट उतना ही ज़्यादा हो जाएगा, तो ऊपर वाले टुकड़े द्वारा नीचे वाले टुकड़े पे जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। तो ये जो फोर्स होगा ना, यहाँ पे जो फोर्स होगा हर एक क्रॉस सेक्शन पे, वो डिफरेंट आएगा, वेरिएबल आएगा। और वो फोर्स वेरिएबल आएगा, इस वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा इस रॉड में वो वेरिएबल होगा। तो स्ट्रेस एट एनी एक्स फ्रॉम द लोअर एंड, नीचे वाले एंड से एक्स हाइट ऊपर जाके जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो सिग्मा एक्स होगी, और सिग्मा एक्स यहाँ के टेंशन टी एक्स और यहाँ के क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे डिपेंड करेगा। तो ये रॉड तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की दे रखी है, तो ए तो वेरिएबल नहीं होगा लेकिन टेंशन वेरिएबल होगा। तो टेंशन का टेंशन पता कर लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ से एक्स हाइट ऊपर जाके जो टेंशन आएगा, ये रॉड है, रॉड इस तरीके से एक्स लेंथ की रॉड हो गई, इस पे ऊपर टी एक्स लगेगा, नीचे इसका वेट एम जी होगा। अच्छा, इसका मास जो होगा ना वो होगा m अपॉन एल इंटू एक्स के बराबर, उसको g से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेट आ गया, और इस वेट को ये टी एक्स बैलेंस कर रहा होगा। तो टी एक्स की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन एल इंटू जी इंटू एक्स के बराबर। तो टी एक्स आ गया हमारे पास, टी एक्स को यहाँ पुट कर दीजिए, तो सिग्मा एक्स जो आ जाएगा वो सिग्मा एक्स जो आ जाएगा वो एम जी इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू ए के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है ना इसमें वेरिएबल स्ट्रेस पता कर सकते हो। एक्स लोअर एंड से डिस्टेंस है, जब एक्स जीरो होगा तो लोअर एंड पे टेंशन कितना होगा, जीरो, तो इस वजह से स्ट्रेस यहाँ पे जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे किसी को होल्ड ही नहीं करना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है सिग्मा वेरिएबल आएगा, और सिग्मा मैक्सिमम जो आएगा वो अपर वाले एंड पे आएगा। टॉप मोस्ट एंड पे जो है ना सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम स्ट्रेस या टॉप मोस्ट एंड पे होगी। तो तीन केसेस हो गए टोटल। एक पहला वाला था नॉन यूनिफॉर्म टेंशन वाला, और एरिया यूनिफॉर्म था, दूसरे में एरिया नॉन यूनिफॉर्म था, तीसरे में भी नॉन यूनिफॉर्म टेंशन था, इस वजह से सिग्मा वेरिएबल आया। चौथा वाला केस भी कुछ ऐसा ही है। अब एक रॉड दे रखी है यहाँ पे,
जिस पे दोनों एंड पे आप वेरिएबल अलग अलग फोर्स लगा रहे हो, F1 एंड F2 कांस्टेंट है दोनों फोर्सेस, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। और रॉड की लेंथ L दे रखी है, मास इसका M दे रखा है, तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम न होने की वजह से रॉड या तो इधर एक्सेलरेट हो रखी होगी या इधर एक्सेलरेट हो रखी होगी। मैंने इसका एक्सेलरेशन इधर मान लिया A, तो इसका जो एक्सेलरेशन A आएगा ना वो F1 माइनस का F2 डिवाइडेड बाई M के बराबर आएगा। अगर मैंने गलत माना होगा, अगर ये छोटा होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा ना, F1 माइनस F2 नेगेटिव आ जाएगा, तो इसका एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। अब मैंने बोला कि इस एंड से x डिस्टेंस पे मुझे क्या पता करना है, टेंशन पता करना है। तो यहाँ जो टेंशन होगा ना वो इस वाले पार्ट को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा इधर A, तो यहाँ पर टेंशन बना दीजिए Tx, इसका एक्सेलरेशन A बोल दीजिए, इसका मास M बोल दीजिए, लेंथ इसकी x है, पीछे एक F2 फोर्स लग रहा होगा। आप लिखोगे Tx माइनस F2 इज इक्वल्स टू M1 इंटू A, इसका मास M1 बोल दिया। M1 किसके बराबर आएगा, टोटल L लेंथ का मास है M, तो M1 x लेंथ का मास आ जाएगा M इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L के बराबर। ले जाके यहाँ पुट कर दीजिए इसको, तो Tx की वैल्यू जो आ जाएगी ना यहाँ से Tx इज इक्वल्स टू F2 उधर जाएगा M इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L इंटू एरिया इंटू एक्सेलरेशन। इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई M था। इसको Tx को सॉल्व कर लेते हैं, F2 प्लस का F1 माइनस F2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई L, ये आ गया Tx एट एनी एक्स जो टेंशन है वो ये आ गया हमारे पास। इस टेंशन को लाके यहाँ रख दीजिए, तो सिग्मा एक्स जो आ जाएगा वो Tx अपॉन A के बराबर आ जाएगा। तो Tx अपॉन A, तो Tx की वैल्यू यहाँ से लाके पुट कर दीजिए, हमारे पास यहाँ से इस तरीके से सिग्मा आ जाएगा। तो बस इस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। एक केस और दे रखा है यहाँ पे। कई बार क्या है कि क्रॉस सेक्शन हम परपेंडिकुलर नहीं लेते, हम क्रॉस सेक्शन किसी एंगल पे लेते थे। यहाँ पे अगर एंगल ऐसे मान लिया है, तब भी देखो टेंशन, आप इसको अगर ऐसे भी कट करोगे ना, तब भी इस टुकड़े को रोकने के लिए एक फोर्स इधर लगा हुआ है तो दूसरा फोर्स ऐसे लगेगा, तो टेंशन अभी भी यहाँ ऐसा आएगा और F के बराबर ही आएगा। तो टेंशन ऐसा होगा लेकिन क्रॉस सेक्शन ऐसा है, तो नॉर्मल स्ट्रेस जब पता करनी है ना, तो इस टेंशन का ये वाला कंपोनेंट चाहिए होगा मेरे को। तो इस टेंशन F के बराबर है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा F cos थीटा हो जाएगा, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा, अगर ये एरिया A के बराबर है ये वाला, तो ये A अपॉन कॉस थीटा होगा। तो जो यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस आती है ना ऐसे केसेस में, वो F cos थीटा ये वाला फोर्स डिवाइडेड बाई ये एरिया A है परपेंडिकुलर वाला, ये हो जाएगा A डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, देखो ऐसे ये एरिया A दे रखा है तो ये एरिया चाहिए आपको, तो ये A बाई कॉस थीटा होगा। A बाई कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो नॉर्मल स्ट्रेस जो आएगा वो F cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई A के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस वाले केसेस में भी। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर है फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेरी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगले लेसन में हम लोग हुक्स लॉ के बारे में बात करेंगे। हुक्स लॉ, साथ ही साथ जो लेंथ में जो चेंज आएगा उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।